हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th की कविता के बहाने पढ़ाने जा रहे हैं। कविता के बहाने, जैसा कि पाठ को देखकर ही लग रहा है, ये महाकवि कुंवर नारायण जी द्वारा रचित है। ये प्रगतिवादी युग के कवि हैं और इनकी इन दिनों कविता काव्य संग्रह है। इन दिनों उससे ये कविता ली गई है, कविता के बहाने। अब एक्चुअल में कविता के बहाने, कविता का कहने का मकसद क्या है, उसका भाव पक्ष क्या है, ये हमें पहले समझना चाहिए। तो कविता वर्तमान समय में कविता के अस्तित्व को लेकर कवि चिंतित है। कवि का मानना है कि लगता है उसे ऐसा आशंका है कि यांत्रिकता के दबाव में कहीं कविता का अस्तित्व समाप्त न हो जाए, इसलिए उसे कविता की उत्कृष्टता साबित करने के लिए उसे ये कविता के बहाने लिखनी पड़ी। और इसमें कविता प्रकृति के उपमानों से शुरू होते, चिड़िया फूल से शुरू होकर के इसकी यात्रा, कविता एक यात्रा है जो फूल और चिड़िया और फूल से शुरू होती है और बच्चे तक पहुंचती है। लेकिन एक और प्रकृति है और एक और भविष्य की तरफ कदम बढ़ाता हुआ बच्चा। इसमें कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक प्रयास है, कवि के द्वारा किया गया है, जिसमें कविता की उत्कृष्टता, कवि के अस्तित्व और कविता की पहचान बनी रहे भविष्य में, इसके लिए कवि ने एक प्रयास किया है। तो उसने चिड़िया और फूलों के माध्यम से कविता की यात्रा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और कविता की यात्रा बच्चे तक पहुंचती है और एक और भविष्य की ओर कदम बढ़ाता हुआ बच्चा है, जहां पर कविता, बच्चे और कविता समान हो जाते हैं, क्योंकि चिड़िया की उड़ान की सीमा निश्चित है लेकिन कविता की उड़ान की सीमा निश्चित नहीं है। वो समय, देश और काल से परे है। यानी कि अगर हम बात करें कि तुलसीदास जी द्वारा रचित या 1000 ईसा पूर्व या उससे भी पहले वैयाकरण, पाणिनि जी की पुस्तक, इस तरह से अगर देखें तो कितने भी ईसा पूर्व की पुस्तक लिखी हुई, आज भी वेद, वेदांग, ऋग्वेद, यथर्वेद, कितनी कोई भी पुस्तक हो जो प्राचीन समय में लिखी गई, लेकिन आज भी उसका अस्तित्व जीवित है, आज भी उसकी पहचान है। तो कविता की पहचान तो कभी मिट नहीं सकती, लेकिन उसके बावजूद कवि कविता के अस्तित्व के लिए इस कविता की रचना कर रहा है और वो बताना चाहता है कि कविता की सीमा बहुत दूर दूर तक है, जबकि चिड़िया की उड़ान की सीमा निश्चित है। इसी प्रकार फूल की परिणति, उसका अंत, उसका परिणाम निश्चित है। फूल बिखर जाएंगे, झड़ जाएंगे, मुरझा जाएंगे, उसकी खुशबू की सीमा भी सीमित है, कितनी दूर तक वो महक सकती है, लेकिन फूल के बहाने से कविता बहुत असीमित समय तक महकती रहती है, असीमित समय तक चलती रहती है। लेकिन जहाँ कविता और बच्चे की समानता की बात आती है, तो भविष्य जो बच्चा है वो उसके इस खेल में जो कविता है, उसका कविता है शब्दों का खेल, और बच्चे भी भूत, भविष्य और वर्तमान की सीमाओं से परे जाकर बच्चे की कल्पना भी असीमित होती है। और जो कविता है, कविता के शब्द भी जो खेल है, कविता के शब्दों के खेल हैं, वो केवल उपकरण मात्र है, क्योंकि कविता भूत, भविष्य और वर्तमान से खेलती हुई बच्चे की अपार संभावनाओं में जाती है, पहुंचती है। इस प्रकार बच्चा और कविता बराबर हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि इस पाठ का भाव यह है कि कवि अपनी कविता को श्रेष्ठ दिखाने के लिए चिड़िया और फूल का सहारा लेता है, और वो दोनों ही पैराग्राफ में, दोनों ही अनुच्छेदों में कवि ने चिड़िया की उड़ान की सीमा को निश्चित बताया है, जबकि कविता की उड़ान की सीमा असीमित है। इस देश उस देश या इस काल से परे, कालातीत है, यानी कि चिरकाल तक रहने वाली है, अजर है, अमर है। कविता ये बताने का प्रयास किया। इसी प्रकार फूल की भी परिणति निश्चित है, जबकि कविता की कोई परिणति नहीं है। कविता एक बार रच जाने के बाद, एक बार खिल जाने के बाद असीमित समय तक कविता का खेल चलता रहता है। ये शब्दों का खेल है, इसमें जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान, ये सब केवल उपकरण मात्र हैं। और जैसे बच्चे
कि सीमा यहाँ पर चिड़िया, फूल और बच्चे, इन तीनों से तुलना की गई है, उपमा दी गई है कविता की। तो चिड़िया और फूल तो सीमित है, लेकिन बच्चे की जब बात आती है, बच्चे से तुलना आती है, तो बच्चे की कल्पना भी असीमित है और कवि की कल्पना भी असीमित है। कवि की कविता और बच्चे के सपने दोनों ही असीमित है, उनके खेल दोनों ही असीमित है। अब हम इस पाठ के कला पक्ष पर पहुंचते हैं। कला पक्ष का मतलब होता है शिल्प सौंदर्य, जिसमें हम भाषा देखेंगे। इसकी भाषा है सरल सहज संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, सरल सहज संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। और जैसा मैंने बताया कि इसका काल प्रगतिवादी युग की कविता है। भाषा के साथ ही शैली इसकी चित्रात्मक और उपदेशात्मक है। अगर इसमें रस देखें इस कविता में, तो रस इसका शांत रस है पहले 2 पदों में, 1 और 2 पद में शांत रस है और तीसरे पद में वात्सल्य रस है। क्योंकि तीसरे पद में बच्चे से इसकी तुलना की जाती है, इसलिए 3 पद हैं इस कविता में। तो 2 पदों में तो कविता की तुलना चिड़िया और फूल से की गई है, तो चिड़िया और फूल में इसमें शांत रस है, और जहां पर तुलना बच्चे से की गई है वहां पर वात्सल्य रस है। तो इतना समझ में आ गया होगा। रस के बाद हम छंद देख लेते हैं। ये अतुकांत मुक्त छंद की कविता है। अतुकांत, क्योंकि इसमें तुक भी नहीं मिल रहे हैं, कहीं कहीं रैमिंग वर्ड्स मिलते हैं, तो वहां तुकांत मुक्त छंद होता है। इसकी कविता का छंद जो है अतुकांत मुक्त छंद है। अतुकांत मुक्त छंद है इसमें। और चीजें देख लेते हैं इसमें। गुण, इसका गुण देख लेते हैं। गुण इसमें है प्रसाद और माधुर्य। हमने पहले भी बताया है कि जहां पर शांत रस होता है या करुण रस होता है वहां पर प्रसाद गुण होता है, और जहां पर वात्सल्य रस या श्रृंगार रस होता है वहां पर माधुर्य गुण होता है। गुण के लिए भी अलग से वीडियो बना देंगे हम, ताकि आपको गुण भी पहचानने आ जाए, कविता में कैसे गुण पहचाने जाते हैं। इसी प्रकार गुण के साथ ही होता है शब्द शक्ति। हमें शब्द शक्ति भी जानना होता है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की हैं। कविता की शब्द शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं, तो उसमें इसका भी वीडियो हम अलग से बनाएंगे ताकि आप शब्द शक्ति भी पहचान सकें। इसमें कविता में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो शब्द शक्ति हो गई। फिर शब्दावली तत्सम तद्भव, शब्दावली तत्सम तद्भव व देशज शब्दावली का प्रयोग किया गया है। और काल, जैसा हमने बताया था आपको कि ये आधुनिक काल की कविता है। आधुनिक काल में भी ये प्रगतिवादी युग की कविता है। आधुनिक में भी ये प्रगतिवादी युग की कविता है, जिसमें कवि अपनी कविता को उत्कृष्ट स्थान दिलाना चाहता है, कविता के अस्तित्व को लेकर चिंतित है। उसे लगता है कि यांत्रिकता के दबाव में कहीं कविता का अस्तित्व समाप्त ना हो जाए, इसलिए कविता के अस्तित्व को बताने के लिए उसने चिड़िया और फूल के जो प्रकृति के उपमान है उनको कम उपयोगी बताया है, कमतर बताने का प्रयास किया है। इसी प्रकार अगर हम इसमें अलंकार देखें तो अलंकार इसमें महत्वपूर्ण है। हम अलंकार आपको समझाएंगे। प्रतीप अलंकार है पहली बात। तो इसमें प्रतीप अलंकार ये है कि हमेशा जो ये समझना होगा हमें कि प्रतीप अलंकार क्या होता है। प्रतीप अलंकार होता है किसी उपमान को श्रेष्ठ न दिखाकर गौण दिखाना, यानी कि कम महत्वपूर्ण दिखाना, और जो उपमेय है उसको महत्वपूर्ण दिखाना। यहाँ पर कविता की तुलना फूल और चिड़िया से की गई है, तो कविता क्या हुई, उपमेय हुआ,
और उपमान हुआ फूल और चिड़िया। लेकिन ये उपमान जो है वो श्रेष्ठ होते हैं हमेशा, पर इस कविता में उपमान क्या है, उल्टा बताया गया, उपमान कम श्रेष्ठ है। यानी कि यहाँ पर उपमेय है कविता और वो क्या है, श्रेष्ठ है, जबकि उपमेय हमेशा क्या होता है, कमतर होता है। और उपमान है यहाँ पर चिड़िया, और इस कविता में चिड़िया और फूल, तो ये दोनों क्या है, कम महत्वपूर्ण है, चिड़िया और फूल। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, कम महत्वपूर्ण है, गौण है, इसलिए इनको इसमें प्रतीप अलंकार है मुख्य रूप से। कहीं कहीं पर अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग है। मैं शब्द एक एक शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसका अगला वीडियो बना दूंगी। अगर आपको समझ में नहीं हो कविता तो आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर, तो मैं इसके शब्दों के अलग अलग अर्थ बताते हुए इस कविता का अलग से व्याख्या कर दूंगी। इसमें अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, जहां पर बच्चे और उससे तुलना की गई है, तो समान कर दिया गया, क्योंकि कविता भी प्रकृति है और बच्चा भी प्रकृति है, तो प्रकृति की जब तुलना होती है तो यहाँ पर समान होता है, तो उपमा अलंकार होता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है, और प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है, प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। आज का वीडियो बस यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको शब्द और वाक्यों के अर्थ जानने हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख के बताइएगा। मैं इसके शब्दों के और वाक्यों के पूरी कविता का अर्थ भी व्याख्यात्मक रूप से उसके लिए भी एक नया वीडियो बना दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।